गॉसेस थ्योरम और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम इन नियरली सारे खत्म कर दिए। केवल एक लास्ट एप्लीकेशन और बचता है, जो एप्लीकेशन बताऊंगा लास्ट ईयर 2021 का जो सिलेबस था उसमें से कट कर दिया गया था फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, बट उसको हम लेते हुए इसलिए जाएंगे क्योंकि बाकी जितने भी अदर एग्जामिनेशंस हैं उसमें आप देखेंगे पूछा जाता रहा है। और इस बार भी हम कहते हैं जो फरवरी और मार्च में भी जो आपके मेंस वगैरह टेस्ट हुए उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद थे। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड मैं 2 मिनट में रिकैप कर दूं कौन कौन से एप्लीकेशंस मैंने देखे थे। एप्लीकेशंस मैंने जो गॉसेस थ्योरम के निकाले थे वो आपने कैलकुलेट किया था किसी भी चीज़ की अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ये हमारा लास्ट टर्न का टॉपिक था। और लास्ट टर्न वाले केवल मैं फॉर्मूले आपको याद दिला देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने निकाली थी, किसकी वजह से निकाली थी? ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे गए थे तो 2 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमने निकाले हैं। हमने एक निकाला हुआ था लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या कहा जाए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो आपने निकाला हुआ था वो आपने निकाला हुआ था सुपरफिशियल या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तीसरा बताऊंगा, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आता है। तो उसके पहले जो मैं चर्चा कर रहा था, अभी मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ तक हम 12th बोर्ड्स की बात करते हैं, 12th बोर्ड का मामला अगर लास्ट ईयर के सिलेबस से देखा जाए तो हमारा ख़त्म था। एक एडिशनल चीज़ आपको और यहाँ पे कराऊंगा सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसके पहले के बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ये बराबर कवर हुई है, प्लस एडिशनली जो हमने कहा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें भी कवर हुई है। और इसके बाद हमने कहा हम एक एक्स्ट्रा टर्न और लेंगे, और ये एक्स्ट्रा टर्न टोटल आपका किस बात पर रहेगा? जो भी आपके जी मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस मैंने कहा जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो नीट में तमाम सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ के बाद आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स, इनके लिए आपकी एक एडिशनल क्लास में कल या परसों में ऑर्गेनाइज करूँगा, ठीक है ना, टाइम निकालते हुए। नंबर 1 इसमें आप देखेंगे, एक तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ड्यू टू अ चार्ज रिंग, इस पर हमारे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरी बात आप देखेंगे एक चार्ज प्लेन डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे। तीसरा पोर्शन मैं बताता हूँ, आपने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा, टॉर्क पढ़ लिया, उसका पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, वर्क डन पढ़ ली, एक्सियल और इक्वेटोरियल इंटेंसिटीज़ पढ़ ली। एक छोटा सा टॉपिक्स में बचता है, मैंने कहा सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं। एंगुलर SHM ऑफ द डाइपोल, इस पर हम चर्चा करेंगे। चौथा आप देखेंगे इस सीरीज़ में मैं जहाँ बात कर रहा था, मैंने कहा था लाइन चार्ज की हमने बात कर ली है, सुपरफिशियल चार्ज की बात कर ली है। इसमें हम एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से डिस्कशन करेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2021 का जो लेटेस्ट आपके मेंस के पेपर हुए हैं इसमें भी आपका क्वेश्चन शामिल था। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे किसी सॉलिड चार्ज स्फीयर की। तो ये तो मैंने कहा हमारी जो अगला एक बैच हम लेंगे स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड यू हैव स्टडीड द चैप्टर कम्प्लीटली एंड ऑफ कोर्स थॉरली, उनके लिए हम इस चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो मैंने कहा था, अभी हम केवल अपना सिलेबस का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर ख़त्म कर देते हैं ताकि आपका ये चैप्टर एंड हो जाए। जो मैं आपसे बात कर रहा था, हमने एक लाइन चार्ज पढ़ लिया था। लाइन चार्ज की मैं याद दिला देता हूँ। लाइन चार्ज हमने कहा था एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ हम मान के चल रहे थे आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इससे मैंने कहा था, इससे अगर आप किसी भी डिस्टेंस r पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पज़ आप जाएंगे एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस की तरफ। और ये वर्ड मैं बार बार सिमेट्रिक इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप उसमें आधा क्यूबिकल और आधा हेमी स्फेरिकल और आधा सिलेंड्रिकल ना माने। इस पॉइंट से पास होता हुआ हमें एक सिमेट्रिक सरफेस चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि सिमेट्रिक सरफेस आपकी तभी बनेगी जब आप इसमें एक एनक्लोजिंग सरफेस कैसी लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। फर्दर आप देखेंगे हमने इस गॉसियन सरफेस के 3 पार्ट किए थे, एक S1, एक S2 और एक S3। जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं
उस पॉइंट पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था लाइक दिस, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। फिर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस कैलकुलेट किए थे, ई डी एस कॉस थीटा। और ई डी एस कॉस थीटा जो आपने कैलकुलेट किए हैं उनमें मैंने आपसे कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे अगर आप इस सरफेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ ई और एस के बीच का एंगल हमने लिया था 90 डिग्री। इस केस में जो भी आपने नाम रखा हो S2 या S3, इस केस में भी हमने E और S के बीच का एंगल लिया था 90। दैट्स वाई द फ्लक्स लिंक्ड विद दीज टू टॉप एंड बॉटम सरफेसेस इनका ज़ीरो हो गया था। तीसरे का केवल निकला था जहां आपका यही इलेक्ट्रिक फील्ड थी और यही आपका S यानी कि सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन था। और इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट आया था वो आपको मैं याद दिला देता हूँ। इस केस में आपने रिजल्टेंट निकाला है E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फर्दर आपसे ये भी कहा था किसी न्यूमेरिकल के पर्पज़ से आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप इसको एक्चुअली ऐसा लिखने के बजाय इस टाइप से लिखते हुए जाएंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसका भी रीज़न मैंने आपसे बताया था। रीज़न मैंने आपसे कहा था कि अगर आप देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, ये 9 × 10⁻⁹ डायरेक्ट दे देता है। इसमें दिक्कत ये आएगी या तो ये तीनों वैल्यूज़ रखोगे या 9 × 10⁻⁹ का हाफ लोगे, तो उसके बजाय डायरेक्टली मैंने कहा इसको ऐसा कर लो, आप बेहतर रहेंगे, कैलकुलेशंस में आपको हेल्प करता हुआ जाएगा। दूसरे नंबर पे इसके बाद जो हमने अगला देखा था, अगला मैं याद दिलाता हूँ। नेक्स्ट हमने ली थी एक सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कंसीडर की थी एक शीट। फिर मैंने कहा था इस शीट के अगर आप किसी भी एरिया के लिए चलते हैं तो इस एरिया के किसी भी शीट के लिए आपको दोनों तरफ से इस पर ढक्कन लगाने हैं। और दोनों तरफ से ढक्कन लगाओगे, दोनों तरफ से क्लोज करोगे, तो जो एरिया आपने एज्यूम किया है सेम उतना ही बड़ा एरिया दोनों तरफ से आप उसके ऊपर क्लोज कर देना, यू विल गेट अ गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए जो हमने गॉसियन सरफेस ली थी वो कुछ इस फॉर्म में ली थी। मैंने कहा था सेम एक ढक्कन यहाँ कहीं लगा दें और सेम एक ढक्कन इसके पीछे साइड लगा दें, दैट्स ऑल। और अगर आप ऐसा कर दें अगेन यू आर गेटिंग अ सिलिंड्रिकल कैप। गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में हो जाएगी, सिलिंड्रिकल कैप के, जहाँ आपको ये मान के चलो मैंने सपोज कर लिया S1, ये मैंने सपोज कर लिया S3 और इसको सपोज कर लेता हूँ ये जो आपकी सरफेस जा रही है इसको हमने सपोज कर लिया था S2। फिर वही एंगल्स, चार्ज शीट है, इसके भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी, एक इसी डायरेक्शन में और एक अवे फ्रॉम। तो 2 बार इसमें आपका एंगल 0 आया था, एक बार आपका 90 आया था। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस बार जो आपकी कैलकुलेशन आई थी वो आपसे कहती थी E इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा आपको याद थी दैट वाज द सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। तो दोनों केस हमने लिए थे, सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी। फर्दर एक मैंने कहा था एक पेटेंट न्यूमेरिकल बनता है। और पेटेंट न्यूमेरिकल किस बात के लिए बनता है कि इफ़ यू हैव 2 शीट्स, आपको 2 शीट्स दे देगा और आपसे कहेगा इन दोनों पे कुछ भी चार्ज है से सेम हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। अब मैंने कहा था कुछ नया नहीं चाहिए, जैसे भी मैं फ़िलहाल 2 ऐसे ले रहा हूँ, मुझे केवल क्या चाहिए, मैंने कहा जब हम चैप्टर के एंड में हैं तो चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक जो आप पढ़ते आए बस वो जानकारियाँ हमें चाहिए। बाद की तो केवल एक लाइन की लगेगी कि अगर मान के चलें इस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आपको ये पता हो कि 2 इंटेंसिटीज़ काम करेंगी। फॉर्मूला ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी भी अपोजिट जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी आप पॉजिटिव मान रहे हैं, इसकी भी अवे जाएगी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये 2 एरोज बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपकी रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी, सही है। बाकी मैंने कहा वैल्यू रख दो, पहले की सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड द डिफरेंस ऑफ दैट। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कहा आपके ओरल हो जाते हैं अगर आपने शुरुआत के न्यूमेरिकल लगा रखे हैं वही स्क्वायर और इस टाइप के। देन अब एक लास्ट चीज़ चलते हैं, इसके बाद जो मैंने कहा आप जिस लास्ट चीज़ पर जाएंगे वो आपके लिए आती है एक सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आती है एक स्फेरिकल शेल। तो एक सिंबल हेडिंग डालें आज के लिए ताकि हम आज का काम ख़त्म कर सकें, और एक आप डालेंगे स्फेरिकल शेल।
और स्फेरिकल शेल के ऑप्शन में आप एक डाल देंगे मेटेलिक और कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक। और जो लोग मैंने कहा आगे तक पढ़ने के इच्छुक हैं, जो डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं बजाय इसके कि हम केवल एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन और आंसर याद कर लें, वो ज़रा सा इस हेडिंग को ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डाल दें स्फेरिकल शेल या मेटेलिक और कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर पहली बात तो मैं बताता हूँ, आपको नजर आएगा ये मैं ले रहा हूँ शेल, और शेल आपको मालूम है शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर, खोखला गोला। जैसे हमने एक लास्ट टर्न पे एग्जाम्पल भी लिया था, शेल का मतलब होता है फुटबॉल, जबकि मेटेलिक स्फीयर आपको मालूम है सॉलिड होता है। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि स्फेरिकल शेल और स्फीयर की इंटेंसिटी क्या एक ही आती है? पहला तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है। और दूसरी एक बात आती है, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि आपको मालूम है स्फीयर दो टाइप के हो सकते हैं, कंडक्टिंग कॉपर का, एल्यूमिनियम का, और इट मे बी एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ द वुड, ऑफ द वैक्स, माइका, रबर, इस टाइप का कोई हो सकता है। तो सवाल है क्या इन दोनों के बिहेवियर में कोई डिफरेंस होगा? तो ऑफ कोर्स मेरा कहना है हाँ। जो मैंने आपसे कहा था अभी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, हम कंडक्टिंग स्फीयर पे जाएंगे। जब आप इंसुलेटिंग स्फीयर पे जाओगे सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द एक्स्ट्रा क्लास कंडक्टेड फॉर द कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, जिसमें हम जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक ना। तो एक अलग टाइप के लोगों का काम रहेगा। अभी हम फिलहाल यहाँ एक जनरल चर्चा सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बैठे हैं उनके लिए करते हैं। मेटेलिक या कंडक्टिंग स्फीयर पे जब आप जाते हैं तो क्या आपने ध्यान दिया चार्जेस की प्रॉपर्टीज? फर्स्ट या सेकंड डे, शायद फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज लेते हैं, और उसमें कहा जाता है चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इसका मतलब है, ध्यान देखना, मैं यहाँ पर दो चीज़ें लेता हूँ, लेट इट बी अ फुटबॉल, और फुटबॉल का मतलब मैं ले रहा हूँ ये है आपकी शेल, खोखला गोला, हॉलो स्फीयर, और ये ले रहा हूँ आपका एक कॉपर स्फीयर। अगर आप फुटबॉल लेते हैं तो ये कन्फर्म है चार्ज कहाँ जाएगा भैया? फुटबॉल में तो मटेरियल केवल यहीं पर है, यही आपकी सरफेस है, तो ये कन्फर्म है आपका चार्ज यहाँ पर होगा, अंदर तो चार्ज भरोगे नहीं। अब अगला सवाल आता है, अगर ये कॉपर स्फीयर है तो क्या होगा? सपोज करें आप चार्ज यहाँ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको याद है चार्ज रेसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इसका मतलब कॉपर के सॉलिड स्फीयर को दिया गया चार्ज भी यहीं आ जाता है, और इसलिए ये याद रखेंगे मेटेलिक या कंडक्टिंग स्फीयर जब हम लेते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? लाइक द हॉलो स्फेरिकल शेल। तो मुझे बताएं क्या ये स्टेटमेंट सारे लोगों को समझ में आ जाता है, हाँ या ना? मुझे बताएं, देखें आराम से, और कोई डाउट हो तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलें। बढ़िया। अब अगर ये समझ में आता है तो बस फिर हम एक छोटी चीज़ लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा था भैया मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ एक एक शब्द, ताकि मैं चाहता हूँ मेरा कोई स्टूडेंट रटा हुआ ना चला जाए, उसे मालूम रहे काय के बारे में बात कर रहे हैं। बस अब इस इंटेंसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल की हम बात कर लेते हैं। आ जाओ, तुम जो स्फेरिकल शेल की बात कर रहे थे, सुविधा के लिए मैं एक वाइट कलर की शेल बनाता हूँ। ये है मेरे पास स्फेरिकल शेल, और मैं सपोज करता हूँ मैंने इस पर चार्जिंग भी कर दी, ये हो गया इस पर चार्ज। तो मालूम है चार्ज कहाँ जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये हो गया, मैं सपोज कर लेता हूँ लेट द रेडियस ऑफ दिस शेल बी कैपिटल आर। फिर वही सवाल है, अगर आपको इस शेल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आप चाहते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, तो मैं फिर याद दिलाता हूँ, या तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला मेथड है जो आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैलकुलेट कर रहे थे, जिससे हमने स्क्वायर या ट्रायंगल की थी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 298 और 300 ऑफ द चार्ज। 300 इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग आएंगी और सबका रिजल्टेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो फिर मैंने क्या कहा था, हम जो टॉपिक चल रहे थे उसमें मैंने कहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए तो सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल लगाना वो बढ़िया काम करेगा, लेकिन जो आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें आप इस्तेमाल करेंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के लिए आपको लगेगी ये गॉसियन सरफेस
एक अंदाज बताओ, इस स्फीयर को चारों तरफ से अगर क्लोजिंग सरफेस बनाऊं तो कैसी बनेगी, ज़रा बताएं। आप माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं क्योंकि स्पीकर ऑन है, और आप चाहें तो स्फीयर बनेगी। बढ़िया गौतम, सही जवाब है आपका। अगर किसी स्फीयर को कवर करोगे, प्याज देखा है ना सबने, प्याज में भैया यही होता है, स्फीयर के ऊपर स्फीयर के ऊपर स्फीयर, तो अपने आप अंदाज लग जाता है। अगर मैं इसके लिए क्लोज सरफेस बनाऊंगा, चलो आराम से बना देता हूँ ताकि गोल गोल सी बने, थोड़ा बड़ा फिगर इसलिए बनाया है ताकि आपको जो ऑनलाइन बैठे हो मोबाइल वगैरह पे बिल्कुल साफ नज़र आए, ठीक है ना, अंदाज लग गया होगा। और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि किसी को कलर में या इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको बिल्कुल साफ नज़र आए। इस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालना चाह रहे थे, बड़ा कर दिया है, दिख रहा है ना साफ साफ सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं इस डिस्टेंस r पर आप निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहला काम यही होगा, गॉसियन सरफेस एज्यूम करें, वो आपने गौतम ने बताई थी स्फेरिकल होगी। अब मैं इस स्फेरिकल सरफेस के लिए लगा दूंगा गॉस थ्योरम। तो एक काम करें, सबसे पहले तो आप फिगर ड्रॉ कर दें मज़े से, फिर आगे बढ़ता हूँ। फिगर ड्रॉ कर दें ताकि फिर मैं उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकूँ, ठीक है। और चाहो दें ओ लिख देना, ओ का मतलब समझ में आ रहा होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही फिगर बना दें बताइएगा। एक स्फीयर है वाइट वाला जो चार्ज्ड है, बाकी किनारे पे आप देखेंगे ऑरेंज से कलर में मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम की है। और फिगर बना दें तो बताइएगा। बढ़िया, बन गया सभी का, ठीक। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, बन गया है ना लगभग लोग, थोड़ा छोटा कर लिया ताकि दिखता भी रहे और अपना काम भी चलता रहे। अब आए साइड में एक लाइन लिख दीजिएगा, साइड में आप बता दीजिएगा द गॉसियन सरफेस फॉर ए चार्ज स्फेरिकल शेल, द गॉसियन सरफेस फॉर ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल Gaussian surface for a charged spherical surface will be a spherical surface। ये आपने ही मुझे बता रखा है तो ये मैंने आपकी बात लिख दी, will be a spherical surface, ये कन्फर्म है, ठीक, बढ़िया। अब अगली चीज़ ध्यान देखना, मैं बताता हूँ। अब जब हम इस पर इंटेंसिटी निकालने जाएंगे तो एक्चुअली हमारे पास एक नहीं 3 कंडीशन हो जाएंगी। और 3 कंडीशन इसलिए हो जाएंगी क्योंकि ध्यान देखो, जो हमने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के लिए मैं 3 चीज़ें मार्क करता हूँ। ये मेरा पॉइंट हो सकता है यहाँ पर से मेरा मतलब है आउटसाइड द शेल, ये पॉइंट हो सकता है ऑन द शेल, और ये पॉइंट हो सकता है इन द शेल। एक्चुअली जिस पॉइंट पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में एक नहीं, मैंने कहा कितनी जगह निकाल सकता हूँ, 3 जगह। मैथमेटिकली ध्यान से देखो, आउटसाइड दिस शेल, इस शेल से बाहर जो व्हाइट वाली शेल आपको नजर आ रही है, ये अपनी ओरिजिनल शेल है, चार्ज शेल, जिस पर चार्ज है आपका 2-4 पॉजिटिव। मैंने क्या कहा, या तो पॉइंट इसके बाहर हो, या पॉइंट इस पर हो, और या पॉइंट इसके अंदर हो। तो तीनों जगह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों में से हम सबसे पहले दिखाते हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे P इज, और P मतलब समझ में आ रहा हो, पॉइंट से बाहर का मतलब है आउटसाइड द शेल। और देखते चलना आउटसाइड द शेल, अरे शेल का क्या मीनिंग होगा, आउटसाइड द शेल का मीनिंग है, मैथमेटिकली ध्यान देखना, ये याद रखिएगा, आपके यहाँ इसी टाइप से पूछा जाएगा। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर हमेशा मैं डिस्टेंस के लिए ले रहा हूँ, ये मेरा परमानेंट नोटेशन है। आपका डिस्टेंस ध्यान देखें रेडियस से बड़ा है। अब मैं और दोनों कंडीशन दिखाता हूँ। जब पॉइंट ऑन द शेल होगा
तो आपकी रेडियस और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, यानी r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। और फाइनल जब आप शेल के अंदर होंगे तो आपका डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा। सो दीज थ्री कंडीशंस इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, आउटसाइड, ऑन द शेल, इनसाइड द शेल, एंड इन मैथमेटिकल फॉर्म दीज विल बी r ग्रेटर देन r, इक्वल टू r एंड लेस देन r। तो इन तीनों को हम एक एक करके लेते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड द शेल, वही पुराना काम। कौन सा पुराना काम? यूजिंग गॉसेस थ्योरम आ जाए। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डी एस, चाहो तो ऐसा भी लिख देता हूँ, फाई इज इक्वल्स टू, है ना, कोई कहेगा ये क्यों नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू कितना था आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा नजर आता है यहाँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो हम ये पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से इधर देखें, एक आध किसी को भूल गया होगा तो उसके काम में आ जाएगा। इस पॉइंट पर आप देखना जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है। आपको ये भी मालूम है ये आपका क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर का जो आपका वेक्टर एस जाएगा एरिया, एरिया भी कैसा होगा, नॉर्मल टू इट। तो चलो थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि दिखा ही रहा हूँ तो अच्छे से दिखा दूँ। तो आपका जो वेक्टर एस होगा वो भी दिख रहा होगा, यही होगा। चाहो तो एक काम करो, जिन्हें दिक्कत हो फिगर में ये दोनों ही बना दो, एक वेक्टर ई और एक वेक्टर एस। वैसे तो हमने ऐसे इन्हें गॉस थ्योरम में पहले ही बना रखा है, तो हमें वहाँ से भी याद रहते हैं, पर नहीं याद हो तो आप वेक्टर ई और वेक्टर एस दिखा दें, कोई समस्या नहीं। और आगे बढ़ जाएगा फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, और यूजिंग गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। साफ तौर समझ में आएगा, ई साथ में डी एस का हो जाएगा आपका एस, ये दिख रहा होगा, ये हो जाएगी कॉस ज़ीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू आपका कितना होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस ज़ीरो आपको मालूम है 1 होती है। एस, चूँकि एस हम पहले भी पूछ चुके हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इस सरफेस का एरिया, जो ऑरेंज आपने सरफेस खींच रखी है, सरफेस का एरिया अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। भैया आपने ही कहा था स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड द फाइनल लाइन, फाइनल लाइन दिख रही होगी, हम कहाँ चले आएंगे, ई इज इक्वल्स टू आपका होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कि पहली इंटेंसिटी हमारी निकल आती है, और कहाँ निकल जाती है ये, आउटसाइड द सरफेस। आराम से, मैंने कहा अब इस कैलकुलेशन में तो कोई दम है नहीं, ई एस कॉस ज़ीरो रखो, सरफेस एरिया रख दो, ख़त्म हो गया। फिर मैं एक दूसरी चीज़ दिखाऊंगा आपको, कर दिया इतना, जैसे आप इतना कर देते हैं, हो गया सभी का। ठीक है, अब जो मैंने कहा अगली चीज़ जिस पे आप जाएंगे वो ध्यान देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हमने निकाल लिया। कहाँ निकाला है, आउटसाइड, यानी आर ग्रेटर देन आर। अब इसी को मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ, अगली कंडीशन दिखाइएगा, एट द सरफेस ऑफ शेल। आप कहाँ बताएंगे, एट द सरफेस ऑफ शेल। और जो बात कर रहा था, क्या आपको ऐसा नजर आता है, सरफेस ऑफ द शेल पर जब आप इस पॉइंट पर होंगे, और मैंने इतना बड़ा इसलिए कर दिया कि देखे इस पॉइंट पर आपका रेडियस और डिस्टेंस, यही रेडियस है और यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप एट द सरफेस ऑफ शेल हैं तो ऑब्वियस है एक ही कंडीशन हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, r इज इक्वल्स टू आर। और जैसे आप इतना रखते हैं, काम करो, इस इक्वेशन को नंबर दे देना, इस इक्वेशन को नंबर दे देना फर्स्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, ठीक है ना। आ जाओ,
एट द सरफेस ऑफ शेल r इज इक्वल्स टू r होगा, और एक छोटी सी लाइन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी नहीं समझ में आया, r इज इक्वल्स टू r रखने जा रहा हूँ। इसका मतलब आपका E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक, हो गया कंप्लीट। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे ही ज़रा ध्यान से देखें, क्या आपको अपनी ये तो एक लाइन का काम था, क्या आपको अपनी ये शेल नज़र आ रही है? इस शेल का सरफेस एरिया कितना होगा? इस शेल का सरफेस एरिया होगा, सही है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ज़रा देखें Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपन सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं। चलो चाहो तो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, आगे लिख देता हूँ, और E इज इक्वल्स टू कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आपको दिख रहा है अपनी सरफेस का एरिया है। इतना चार्ज, जो भी आपका चार्ज Q है वो इसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये आपको मालूम है। अब आप इससे वाकिफ़ हैं, ये हो जाता है, इसलिए याद रखेंगे E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला स्टेप दिखा दें, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें। कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अब एक लास्ट देखें, लास्ट होगा आपका थर्ड, डाल दीजिएगा नंबर सी, पॉइंट इज इनसाइड द शेल। तीसरे नंबर में जाएगा पॉइंट इज इनसाइड द शेल, और जब आप इनसाइड लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपका r लेस देन होगा कैपिटल R, तो बता दीजिएगा पॉइंट इज इनसाइड द शेल, r लेस देन r, डिस्टेंस आपका रेडियस से कम है। और अब अपने फिगर पे वापस आ जाए, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे। अब ध्यान देखना, अब मेरा पॉइंट अंदर है, पुराना फिगर आपका बना हुआ है, उसी में हम आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। मेरा ख्याल है पर्याप्त बड़ा होगा, नहीं हो तो अभी छोटा बना लेना, बाद में फिर मॉडिफिकेशन करना। आपकी बार मैंने कहा हमने कहाँ पॉइंट लिया है, भीतर लिया हुआ है। अगर आप पॉइंट भीतर लेंगे, फिर वही सवाल, स्फीयर के अंदर इस जो सरफेस बनेगी कैसी बनेगी, तो भैया प्याज इसीलिए कह रहा था, बाहर का छिलका भी स्फेरिकल होगा और अंदर का भी तो स्फेरिकल ही होगा। यानी इस पॉइंट से जाने वाली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस कैसी आएगी, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ स्फीयर, और ये है आपका डिस्टेंस r, और ये है पॉइंट P। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ तौर पे नज़र आए। इस फिगर को बनाएं, फिगर में पहले ही बना हुआ है, बाकी सब केवल एक तीसरी सरफेस इनर पॉइंट आपको बनाना है, उसके लिए r दिखा दीजिएगा। फिगर तो पहले ही बना हुआ है, पूरा मत बनाने बैठ जाना, ठीक है। मेरा ख्याल है नज़र आ रहा होगा, और थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दिखे, ठीक है। वैसे मुझे तो अपने इसमें तो साफ नज़र आ रहा है। ये आपका पॉइंट P, और अब दिख रहा होगा डिस्टेंस क्या हो गया है, रेडियस से छोटा हो गया है। सही है, क्या इतना आपने बना दिया, हाँ है ना, मुझे बताएं। यस सर। बना दिया, बढ़िया। बना देते हैं तो एक छोटा सा काम करें, अपनी कॉपी को पलटें, और कहाँ तक पलटें, जहाँ तक आपको गॉस थ्योरम नहीं मिल जाती। गॉस थ्योरम के बाद एक कंडीशन लिखी थी, जरा देखो क्या थी, आराम से देखो। गॉस थ्योरम के बाद एक कंडीशन लिखी हुई थी, पलटो कॉपी मजे से। मिल गई किसी को? जितना चार्ज इमर्ज होगा उतना ही बाहर जाएगा। सही कह रहे हैं, तरफ सेम होगा। सही कह रहे हैं। अब मैं इसको इन शॉर्ट याद दिला देता हूँ। आप आस्था भी सही कह रही है, आप सही कह रहे हैं, मैं इसको इन शॉर्ट याद दिला देता हूँ।
ये आपसे कहता था अगर आपका चार्ज गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के बाहर है तो तमाम सारी कहानी लास्ट पे चला जाता हूँ समरी, तो आपका नेट फ्लक्स ज़ीरो होता था। देख लें, चेक कर लें, यही लिखा होगा फाई जी इक्वल्स टू ज़ीरो। सही है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। आप सही कह रहे हैं देवव्रत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा अपनी गॉसियन सरफेस कौन सी है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। गॉसियन सरफेस है ये हरी वाली जो भी मैंने खींची, ये गॉसियन सरफेस। ज़रा ध्यान से देखो तुम्हारा चार्ज कहाँ चल रहा है, तुम्हारा चार्ज इस हरी सरफेस के बाहर है। आपकी शेल बाहर हो गई है और गॉसियन सरफेस अंदर हो गई है। इसका मतलब अब आपको काम में आएगी गॉस थ्योरम की कंडीशन। अब तक क्या हो रहा था, ऑरेंज वाली सरफेस थी, चार्ज इनसाइड था। जब आपकी सरफेस इस ऑरेंज सरफेस के अंदर चार्ज था तो आप गॉस थ्योरम की कर रहे थे पहली कंडीशन इस्तेमाल, EDS बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अब वक्त आ चुका है कि जब आपका चार्ज इस हरी वाली सरफेस के बाहर है तो आप इस्तेमाल करें गॉस थ्योरम की सेकंड कंडीशन। समझ में आती है मेरी बात? तो एक काम कर दें, यहाँ जहाँ आपने लिखा है R लेस देन कैपिटल R, इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा। इसमें आप लिख दीजिएगा द चार्ज ऑफ ए स्फेरिकल शेल, लिख दो आराम से एक लाइन, बेहतर रहोगे। लिख दें द चार्ज ऑफ ए स्फेरिकल शेल फॉल्स आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज ऑफ ए स्फेरिकल शेल फॉल्स outside the Gaussian surface does outside the Gaussian surface does, बस does कुछ नहीं, does तो मैं कह ही रहा था। अब जो आप फाई इज इक्वल्स टू सुपरफिशियल इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds लेते हैं, अब ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, ये ज़ीरो आएगा। चलो एक आध और लाइन लिख देता हूँ, वैसे तो मेरा अंदाज़ा डायरेक्ट ही हो जाना चाहिए यार। E और DS का प्रोडक्ट ज़ीरो है, दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी हो सकता है व्हेन आइदर वन इज़ ज़ीरो। तो मैं मालूम है इंटीग्रल DS यानी सरफेस एरिया ज़ीरो नहीं है, तो एक ही चीज़ बचती है और जो बचती है वो है, इसलिए ये याद रखिएगा इनसाइड द कंडक्टर। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले तो इतना प्रूव कर दें एक लाइन में। और फिर आगे ये कि इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स ज़ीरो। लिख दें आराम से, तो एक लाइन का प्रूव है क्योंकि आपने गॉस थ्योरम कंडीशन पढ़ी ली, बस इतना दिखा दिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स ज़ीरो। ठीक, और फिर एक मज़ेदार बात बताऊंगा जो हमेशा से बताता आया, फिज़िक्स का सौभाग्य और वही दुर्भाग्य, या तो पढ़ते हुए जा रहे हैं तो पूरा पढ़िएगा, नहीं तो फिर टुकड़ों टुकड़ों में तो वैसे ही रह जाओगे। आओ, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये कहाँ आता है मैं याद दिलाता हूँ। आपने एक बार पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ वाला, चूँकि अब तो वीडियो लेक्चर भी आपके पास अवेलेबल है, देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक प्रॉपर्टी आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। आगे उसमें था बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर रिमेन्स ज़ीरो एंड नाउ यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग। उस समय मैंने आपसे कहा था कि इस फैक्ट को आगे हम मैथमेटिकली प्रूव करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी फ़िलहाल केवल आप इतना याद रखिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। हाँ, अगर आपको ये क्रॉस क्वेश्चन है सर क्यों नहीं करती, तो मैंने कहा था क्यों का जवाब मैं आगे दूंगा, वो समय आ चुका है। इसलिए मैंने कहा था बेटा फिज़िक्स में एक ख़ास बात है, फिज़िक्स में सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जो पैदाइशी समझदार है। और पैदाइशी समझदार कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट नहीं कह रहा, ये ध्यान रखना भैया। समझदार वो होता है जिसे पता होता है कि मैं लगातार पढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना। बीच बीच में हमने कहा कभी कभार प्रकट हो जाता है
बायोलॉजी समझ के बोले हार्ट पढ़ लेता हूँ, हार्ट के बाद सीधी किडनी पढ़ूंगा, बीच के लंग्स छोड़ देता हूँ। तो आजकल आदमी को लंग्स ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, है ना। हाँ, इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स ज़ीरो। जब आप यहाँ प्रूव कर लेते हैं तो अपने आप आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कहानी क्लियर हो जाती है कि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये कंडक्टिंग स्फीयर रख दूँ और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो होगी, और एक मज़ेदार बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बात कर रहे थे, मैंने कहा था ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ होगी, यहाँ होगी, ये यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, क्या ये बीच में होगी? तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर है नहीं होगी। रीज़न, अब हम इस चीज़ को यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, तो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर रिमेन्स ज़ीरो। अब एक अगली चीज़ पे जाता हूँ, अब एक बताता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप जैसे ही बना देते हैं, ये आपने बना दिया था, अब एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा और अगला आप डालिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और उसमें भी एक मज़ेदार बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप चेक करेंगे शुरुआत के 2-3 टर्न बाद का, तो बिल्कुल एक मिलता जुलता ग्राफ आपके पास बना हुआ है। और तभी मैंने कहा था अपने पास एक ही 2 ग्राफ हैं, उन्हीं को हम बार बार बनाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, और 1-2 बार में ग्राफ्स की भैया पकड़ अपनी बना लीजिएगा, ठीक है ना। आए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करने जाते हैं, चलो आपकी सुविधा के लिए मैं बना देता हूँ, माने चलें ये स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर था, इसी के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखें, ज़रा इस ग्राफ को ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा स्फेरिकल शेल है, चार्ज स्फेरिकल शेल। मैंने ग्राफ में आपको विद डायग्राम दिखा दिया है ताकि आपको बिल्कुल फुर्ती से अपने पॉइंट्स कंसीडर करना समझ में आ जाए, ठीक है ना। और अरे ये मेरे पास ओरिजिन ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कैपिटल आर हो गया, क्योंकि आपने जो है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल कितनी मानी है, कैपिटल आर। ये हमने अभी जो डेरिवेशन किया है, ये मेरा डिस्टेंस। सवाल आता है इंटेंसिटी, आपकी डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होगा, बस यही आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफिकली दिखाएं इंटेंसिटी कैसे बदलेगी विद द डिस्टेंस। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एरिया की। जिस एरिया पे मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको नजर आ रहा है अगर पॉइंट यहाँ कहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड द शेल। और आउटसाइड द शेल जो पॉइंट है उसको जब मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, तो मैथमेटिकली मैं यहाँ पर लिखता हुआ जाऊंगा आर ग्रेटर देन आर। ये मेरा कौन सा हिस्सा है जहाँ मेरा डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है। क्या आपको ध्यान है, इस कंडीशन में जो आपकी इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आई है देखें अपना रजिस्टर चेक करके जो भी आप बना रहे हैं, आपने यहाँ की इंटेंसिटी लिखी है Q/4πε0r²। और इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपने इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी लिखी है Q/4πε0r², तो ज़रा ध्यान से देखें, E आपकी 1/r² के प्रोपोर्शनेट है, यानी जैसे जैसे आप R बढ़ाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप R बढ़ाएंगे इंटेंसिटी होती जाएगी कम, और जैसे जैसे आप R कम करेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। यानी अगर इंटेंसिटी यहाँ कम है तो धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ कहीं ज़्यादा हो जानी चाहिए। अब एक लास्ट सवाल सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो या फिर कर्व हो, तो क्या मुझे कोई इसका जवाब देगा? स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी आपने बना रखा है ये ग्राफ, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक और फील्ड और ग्राफ, और एक मज़ेदार बात है ये ग्राफ एक ही चीज़ है, वही E और r² आ रहे हैं। इसलिए आपसे कहा गया है चैप्टर के फर्स्ट डे से बिल्कुल चलिएगा,
जितना आप ग्रहण करते जाएंगे उसको जमा करके रखिएगा, अदरवाइज़ आगे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जमा होने लगती हैं। तो जैसे ही आपका ये जवाब आता है, आपको नज़र आता है ये जो आपका जाएगा ये ऐसा जाएगा। और एक ख़ास बात, चलो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूँ ना, पॉइंट हटा दूँ, बीच बीच में अटपटे दिख रहे हैं ना, इनको एक सेकंड फिर दोबारा से बनाता हूँ। और एक ख़ास बात मैंने कहा था, दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये ध्यान जा रहा है, ये लाइन ध्यान देखो, ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल क्यों हो जाएगी याद है, मैंने कहा था इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखोगे तब ई बराबर 0 आएगा, और इन्फिनिटी के लिए ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कैसा हो जाएगा, पैरेलल। इसलिए मैंने जूम करके दिखा दिया ताकि आपको नजर आए, इसको मिला मत दीजिएगा। ये ई और आर स्क्वायर का ग्राफ आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इतना पार्ट हमने बना लिया। कर्व्ड ग्राफ होगा, डिस्टेंस कम करने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब एक सवाल आता है, आप किस पॉइंट पर पहुँचे, आर इज इक्वल्स टू आर, आर इज इक्वल्स टू आर पे चेक कीजिए अपनी ही कॉपी, और मैं चेक करा देता हूँ इधर। आर इज इक्वल्स टू आर पे आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ, इसको भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक लास्ट, ठीक है, इस तेज से को थोड़ा और पास लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये अपना कितना आ रहा था, क्यू अपॉन, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लास्ट काम, और लास्ट काम कहाँ है, अब आप जाएंगे आर लेस देन आर, यानी ये हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये हिस्सा कौन सा है, अंदर का, जहाँ आपका डिस्टेंस रेडियस से कम है। क्या आपने ध्यान दिया, अभी हमने प्रूव किया था, यहाँ इंटेंसिटी हो जाती है 0, इसका मतलब ये ग्राफ ध्यान देखना, इसके आगे सीधा हो जाएगा 0, और इसके आगे यही 0 कंटिन्यू करेगा। तो एक मज़ेदार बात है, 0 कंटिन्यू 0 थोड़ा ना ग्राफ में नजर आएगा, तो वहीं के वहीं एक्सेस पे हो जाएगा। तो आराम से दिखाएं, और अगली बार यहाँ दिखा दीजिएगा मज़े से, यहाँ आप कितना दिखा देंगे, ई बराबर 0। तो मज़े से ग्राफ बनाएं और ये फिगर बना दें, और जहाँ डाउट हो मुझे पूछें एक बार, और अगर कहीं शंका हो ग्राफिकल वेरिएशन डालना, और आराम से कंप्लीट कर दें ग्राफ। जब आप कर देंगे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट्स ऑल, तेज़ी से। चलो बन गया सभी का। आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं, और 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, किसी का नहीं बना हो तो मज़े से बना दें। बनाते जाइएगा, साथ साथ बेहतर रहेंगे। ठीक है, चल अब एक बार और दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें, बहुत फुर्ती से 2 मिनट में समझ लीजिएगा, बाद में आप वीडियो लेक्चर से दोबारा भी देख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्फेरिकल शेल थी, रेडियस आर थी, चार्ज थी, इंटेंसिटी का वेरिएशन ग्राफ के साथ दिखाना, ये मेरा करस्पॉन्डिंग पॉइंट दिख रहा होगा ओरिजिन, ये मैंने मान लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस के 3 पार्ट होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आउटसाइड द शेल। मैथमेटिकली आप कैसे दिखा रहे हैं, आर ग्रेटर देन आर, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेडियस, ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये मैच कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, यानी मैथमेटिकली आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, एंड दिस पोर्शन इज करस्पॉन्ड टू इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल मतलब आर लेस देन आर, मैथमेटिकली पहली चीज़। ठीक, बढ़िया। अब ये तीनों पार्ट जैसे आप समझ में आते हैं, अब सबसे पहली चीज़ पे जाते हैं, आपका जो आउटसाइड पार्ट है, आउटसाइड पार्ट में आपकी इंटेंसिटी क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। जो मैंने कहा अगर आप देखेंगे ये कांस्टेंट है, यानी ई प्रोपोर्शनेट कैसा आ रहा है 1/r स्क्वायर। और फिर एक बार दोबारा एक चीज़ रिपीट करूँगा, इस ग्राफ को अगर और बेहतर समझना है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड का ग्राफ सेकंड थर्ड में बना है उसका लेक्चर एक बार रिपीट कीजिएगा, देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल, और सेम ही ग्राफ है, ठीक है ना। जब मैंने कहा आपका इंटेंसिटी जो है आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग क्या है आपकी बार तेज़ी से बताते हैं। आर आपका जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे आप आर कम करेंगे ई बढ़ती जाएगी, तो आर कम करते जाएं ई बढ़ती जाएगी, पहली चीज़। दूसरा सवाल था स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व होगा, तो मैंने कहा ये 10th का सेकंड चैप्टर आपको बताता है, कर्व्ड इक्वेशन बताती हैं, सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताती हैं आपको कर्व्स। ये लास्ट ईयर हमने 11th में भी वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक में प्रूव कर रखा है, 10th में आपने सेकंड चैप्टर में बाकायदा ग्राफ्स अलग अलग चीज़ों के बना के प्रूव कर रखे हैं सभी ने। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो ये क्या जाएगा, कर्व फॉर्म में जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी खास बात इस कर्व को बनाते समय जो ध्यान रखनी है वो मैंने जूम करके दिखाई थी, इसको लास्ट में पैरेलल लीजिएगा, कट मत कर दीजिएगा। कट करने का मतलब उस जगह पर इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जबकि हकीकत में आप देखेंगे मैथमेटिकली जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तब ई बराबर ज़ीरो आ सकता है। तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि ये लाइन कैसी जाएगी, पैरेलल, क्योंकि आपको मालूम है पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। इसमें कहा था मैथमेटिक्स में भैया पूरी पकड़ हो फिजिक्स के लिए, एक एक चीज़ बिल्कुल पकड़ में आए पुरानी। अब जब हम यहाँ तक बढ़ गए तो ये हमारा आर ग्रेटर देन आर वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब एट द सरफेस वहाँ आप चेक करें, आपने निकाल रखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब लास्ट पार्ट अंदर जाए, अंदर आपने निकाल रखा है ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपकी इंटेंसिटी सडनली कहाँ ड्रॉप हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये मैंने कहा कंप्लीट ग्राफ के आपके 3 हिस्से, पहला हिस्सा बता रहा आउटसाइड, सेकंड पार्ट बता रहा है एट दी सरफेस, और अंदर कितना हो गया एग्जैक्टली ज़ीरो। इसलिए मैंने कहा ग्राफिकल वेरिएशन आराम से आप दिखा सकते हैं। तो ये मैंने कहा अब आपका ये जो चैप्टर था ये लगभग मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है बोर्ड स्टैंडर्ड पे कम्प्लीटली। अब एक आध क्वेश्चन जो बचते हैं, ये मैंने कहा ये आपकी शीट का मामला है जो बना हुआ है, सारे आपने प्रूव कर रखे हैं, दिख रहे होंगे वही सेम, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन जैसे अलग से भी दिखा रखी है, ई बराबर ज़ीरो एट पॉइंट्स इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपके पास अपनी शीट में मौजूद है, ठीक। अब ये ग्राफिकल वेरिएशन, ठीक, उतना बेहतर नहीं प्रिंट हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो सामने बनाते हैं वो आपके ज़्यादा बेहतर आते हैं। अब एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन बता देते हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2 मीटर इन डायमीटर, और 2 मीटर इन डायमीटर, तो मैंने कहा आप सब 10th से पास आउट लोग हैं, इसका मतलब आर बराबर 2.5 मीटर, तो कितना हो गया 1.25 मीटर आपकी हो गई रेडियस। हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस मच, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है 100 माइक्रो कूलम, और पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट चार्ज ऑन द स्फीयर, पहला आपको सिग्मा दे रहा है, आर दे रहा है। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे आना चाह रहा है चार्ज ऑन द स्फीयर बताएं। चार्ज और चार्ज डेंसिटी का रिलेशन अभी एक मिनट पहले हमने लिखा था और वैसे भी याद है, आपकी सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन ए या क्यू अपॉन एस, और आप कह सकते हैं कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन, भैया स्फीयर का सरफेस एरिया तो बचपन से याद है ना, सिग्मा मौजूद ही है, क्यू आपको निकालना है 4 पाई, और साथ में आर जो आपके पास थी, मेरा ख्याल है मल्टीप्लाई कर देंगे, यू कैन कैलकुलेट द क्यू ईजिली। इसलिए अब जो मैंने कहा था यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्यू इज इक्वल्स टू इतने कूलम, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आराम से निकाल दें, इतनी हिंट आपके लिए पर्याप्त है। कर दें पहला पार्ट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर।
कर लेंगे इनटू आराम से, और किसी को दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। इंटू तो कर लोगे 1.25 के स्क्वायर और इसका करके। चलें जैसे एंड हो बताइएगा, कर दें आराम से। कर दिया इतना, बाकी इनटू कर लेना। एक मज़ेदार क्वेश्चन और ध्यान देखो, इसमें कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर आपको मालूम होता है टोटल फ्लक्स होता है, और मैंने कहा केवल आपकी एरिथमेटिक्स का टेस्ट बाकी रह जाता है कि आपको इनटू डिवाइड करने आते हैं या नहीं, जिनमें मैं हमेशा की तरह कहूँगा आई एम हेल्पलेस। तो मैं तो बड़ा सिंपल बता देता हूँ, मुझे खुद नहीं आते तो मैं क्या बताऊँगा, है ना, यही कहना पड़ेगा। क्यू मैंने कहा कहाँ से निकलेगा, और जो भी क्यू आपका आया है ध्यान देखें अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आई होप सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अब आप लोगों को याद होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ द लास्ट टर्न ऑफ द चैप्टर। तो अब अगर याद नहीं है देन वी कांट डू एनीथिंग, देन फाई इज इक्वल्स टू दिस मच, और मेरा काम मैं बता देता हूँ यूनिट आप कितनी बताएंगे, इतने वेबर। एक नेक्स्ट डाल दीजिएगा और आराम से कैलकुलेट कर दे। कैलकुलेशंस मैंने कहा फिजिक्स के स्टूडेंट को सेल्फ करनी है और घर पे करनी है, और जितनी बेहतर जितनी तेज़ी से आप करें वो आपके लिए बढ़िया, ताकि आप एग्ज़ाम में उनको कर पाएँ। चल कर दिया जनरली, ये तो निकाल लोगे। एक और बहुत साधारण क्वेश्चन और कोई ख़ास पुराना नहीं, नीट 2019, इसलिए मैंने कहा करते जाएं बड़े आराम से। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लेवल के रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, एक लाइन चार्ज ये रहा, एक लाइन चार्ज ये रहा। आधे ही क्वेश्चन पढ़ा है, उतने से ही मेरा सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलॉम पर मीटर, दोनों की जो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी भी प्लस लैम्डा है और इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस लैम्डा है। क्या कह रहा है, एंड सॉरी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा कूलॉम पर मीटर, सॉरी, और दूसरे की आपकी कितनी है, दूसरे की है माइनस लैम्डा कूलॉम पर मीटर, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे कितना कह रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपके लिए 2r। और आगे बढ़ जाता है, फिर कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। मिडवे का बहुत अच्छी तरह मतलब मालूम है, और मिडवे का मतलब ये है कि आपका इधर का डिस्टेंस भी r हो जाएगा और इधर का डिस्टेंस भी r हो जाएगा। ये अपने को वैसे ही समझ में आता है, तो बस एक सेकंड में फिगर बना दे, क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और मैंने कहा देखने में ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, नीट 2019 बोले बहुत लेटेस्ट मेडिकल और बोले बहुत तगड़ा क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं, जो आप पढ़ चुके हैं वो सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट। इसमें मैंने कहा था मेरे साथ पढ़ते हुए जाएं, आपको नजर आएगा बहुत सारे एग्जामिनेशन हम वैसे ही कवर करते जाते हैं साथ में। चलें बोलो क्या हुआ आज था, बी वाला अभी हाल चेक कर देते हैं, बढ़िया गुड वन। बाकी लोगों के लिए निकाल देता हूँ, फिगर इतना पर्याप्त देखने में आ रहा है ना, बड़ा तो नहीं करना, बस एक सेकंड कलर बदल दूँ, इससे आप क्लियर हो जाएगा। आए देखें ध्यान से, प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, सॉरी ये मैंने प्लस बना दिया गलती से, ये मुझे ध्यान नहीं रहा, दोनों आपके चार्जेस हैं, ये प्लस और मैंने कहा ये कैसा है, ये हो गया माइनस लैम्डा। फिगर करेक्ट कर लेना, कई बार हो जाता है माइनस बोलते बोलते प्लस बना जाते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने कहा जैसे आप इंटेंसिटी निकालेंगे मिडवे में, ध्यान देखें फिर वही पुराना काम, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी, ये आपकी पहली इंटेंसिटी ये जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज ही कहाँ जाएगी, टुवार्ड्स द चार्ज। इसका मतलब ध्यान देखना दोनों का होगा टोटल, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई।
तो आपकी ई बराबर कितनी आएगी, ई बराबर आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं, प्लस दूसरी वाली यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखें, आधा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने कहा था कैलकुलेशन के लिए अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना, क्योंकि 12th में आके अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है तो उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। आधा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये लिखा है, आधा ये लिखा है, देख रहे हैं 1/2 पूरा हो जाएगा, आधा और आधा एक का मतलब हो जाएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, चलो इसको छोटे आर के बजाय बड़ा ही आर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। ठीक है ना, दैट्स ऑल। और आप सही कर दे, कौन सा कर दे, बी वाला कह रहे थे, आप बिल्कुल सही थे, इसलिए मैंने कहा था एक और बाकी लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा ये वही काम है जो मैंने कहा हम शुरुआत से पहले दूसरे टर्न से करते आ रहे हैं, इसलिए कहा था कूलॉम्स लॉ से न्यूमेरिकल्स को कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से लगाना। कूलॉम्स लॉ में भी यही लगाए थे, दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, उनके बीच फोर्स क्या होगा या डायरेक्शन क्या होंगे। जैसे ही डायरेक्शन मिलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, फॉर्मूले आपको बिल्कुल मालूम हो। ठीक, और राज शर्मा ने क्या लिखा, सर 1 नहीं होगा भैया, 2 लैम्डा कैसे हो जाएंगे, आधा आधा एक होता है। ठीक, फर्स्ट मत कीजिएगा, ऐड प्रॉपरली कीजिएगा, एडिशन में गड़बड़ नहीं करें। बाकी पर वही देसी तरीका है, कॉमन वॉमन लेके। कॉमन लेके कैसे करोगे, कॉमन लेके तो मुझे खुद नहीं समझ में आता कैसे होगा, कैसे होता है पता नहीं। कॉमन लोगे 1 + 1 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल करोगे, अरे इतना गंदगी मत फैला यार। ठीक है, आधा आधा एक हो गए। आ जाओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब की बार हम बात करते हैं एम्स 2018 की, और एम्स 2018 आपसे कह रहा था एन इनफाइनाइट लार्ज चार्ज शीट। अब की बार शीट का क्वेश्चन है, हैज़ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर टू द शीट। आपकी एक इनफाइनाइट शीट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाएं कितनी होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, फुर्ती से बताएं। और अनमोल सिंह कैसे बोल रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ, मैंने कहा आवाज़ क्यों नहीं आई, स्क्रीन पे तो नाम चमका, आवाज़ आई नहीं। सही कह रहे हैं, तो यार रटा हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या मैं बताऊंगा, इसमें तो मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, ये तो आप कैलकुलेट कर दोगे। सीधा फॉर्मूला पूछा है भैया, चार शीट का ये है, इतना सड़ा क्वेश्चन है, और डायरेक्ट फॉर्मूले वाला नहीं बताएंगे। चलें एक और नेक्स्ट देखते हैं। पिछले साल का ही क्वेश्चन चेक कर लो, नीट 2020। अरे बेचारा कहाँ खिसका जा रहा है, नो डॉक्टर बनाने से पहले भाग जाएगा क्या। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, बढ़िया लिख दें। रेडियस हमारी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये हो गए 10, ये हो गए सेंटी, और मीटर तो है ही। चलो आओ, हैज़ ए चार्ज ऑफ दिस मच, चार्ज लिख दो भैया, ज़्यादा है तो, है ना, बिल्कुल बच्चों वाले स्टाइल में करा देता हूँ। वैसे नीट एस्पिरेंट हिसाब से करता नहीं है, पर ठीक है तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला चैप्टर है, मान लेंगे, अभी तुम उतने विकसित नहीं हुए। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब मैं बताता हूं एक चीज, बहुत ध्यान से देखना। रेडियस कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा है, 15 सेंटीमीटर पे। ये देख लेना, और क्यों देख लेना, कारण बताता हूँ। कई बार तुम्हें आंसर इस टाइप के एग्जामिनेशन एक मज़ेदार काम हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर मतलब आप आउटसाइड हो, और आउटसाइड हो इसलिए हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। और कितना निकलता है, E = Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मनोरंजन है तो E बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 × 10⁻⁹। Q आपका हो गया 3.2, और कितना था, × 10⁻7, और अपॉन में आपके आएंगे R स्क्वायर। R स्क्वायर बोलें तो
चलो पूरा ही कर देता हूँ, छोड़ो। 10 इंटू 10 - 2 का होल स्क्वायर। चलो बताओ फुर्ती से कौन सा आंसर आएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हैं। बढ़िया। सौम्या ने लिखा है इसका ए, इसी का लिखा है ना, और अमन सिंह ने 1। अच्छा, पिछले वाले का लिखा था क्या? ठीक, चलो तो इसका और लिख दो। और आंसर तो सबके सेम है। 10 की पावर ही काउंट करनी है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन भी नहीं करनी, केवल 10 की पावर तमीज से गिन लो। देखो है बी है। बी सेकंड। कर लो 10 की पावर काउंट, कितना होगा? 10 की पावर -1 वापस हो जाएगी -2, -2 पर गई तो +2 हो गई। 9 और 2 11, 11 में से 7 गए, 4 बचेंगे, है ना। और 4 बचने के बाद आपका कितना आ रहा होगा? 5। 10 की पावर 5, क्योंकि एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, ठीक है। 10 की पावर 5 आ जाएंगी आप, सही है, बढ़िया। तो मैंने कहा था केवल आपको क्या करते हुए जाना है, 10 की पावर कैलकुलेट करनी है भैया। 10 की पावर 4 में तो ध्यान रखना, 9 3 27, ये आपका वो होगा 27 का 2 पॉइंट समथिंग। और मुझे लग रहा है इसका आंसर मिसप्रिंट था, क्योंकि 1.28 तो आ नहीं रहा, आ रहा है क्या? रेडियस आपकी कितनी दी थी? 10 सेंटीमीटर, और चार्ज दिया है 3.2, और आर दिए आपको, देख मैं, हाँ 1.28 नहीं आ रहा, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ। इसके ऑप्शंस जो हैं शायद गड़बड़ है, कोई है। अच्छा अच्छा, डिस्टेंस 15 था, ओके ओके। मैंने शायद, हाँ रेडियस से मैंने शायद 10 रख दिया, डिस्टेंस 10 रख दिया, जबकि डिस्टेंस 15 था। आप सही कह रहे हैं, ओके। तभी तो मैंने कहा, मैंने यार ये दिक्कत कहाँ से आ रही है, ये 15 था, ठीक है। बाकी मैंने कहा 9 3 या 27 और अपॉन 225, इसको कैलकुलेट कीजिएगा और डेसिमल्स चेक कीजिएगा। और इसलिए मैंने कहा इनमें से या इसमें से कोई एक आंसर आपका आना चाहिए। 10 रेज़ टू पावर प्रॉपरली चेक कीजिएगा, ठीक है ना, सेकंड वन, ठीक है, बढ़िया। अब जो हम एक लास्ट चीज़ कह रहे थे उसका ध्यान देना, ये तो कर लोगे कैलकुलेट, इसमें तो इतनी दिक्कत नहीं। मैं जो कह रहा था, मैंने कहा था यहाँ पर आपका पॉइंट दिया था 15 सेंटीमीटर। मैंने क्यों कहा था इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आउटसाइड हो रहा है। अगर मान के चलो ये 15 सेंटीमीटर की जगह सपोज करो, और सपोज क्या करो, अभी हाल चेंज ही करता हूँ ना, मान चलो यहाँ पर दिया होता एट ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तुम्हारा ध्यान जाता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया होता तो हम क्या करते, क्या हम इसकी कैलकुलेशन करते? बताओ फुर्ती से। 0 होता है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इस टाइप के जो एग्जामिनेशन आते हैं, कई बार इनमें ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, जो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आपका आंसर 0.5 सेकंड में निकल आता है। पढ़ते गए, कितनी दी है रेडियस 10 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, 5 सेंटीमीटर। याद आ गया यार, 5 सेंटीमीटर अंदर होता है, अंदर होता है तो कहीं ना कहीं जो भी ऑप्शन 0 या नन में दिया होगा वो 0 हो जाएगा, बिना कैलकुलेट किए, बिना दिमाग लगाए। तो इसलिए मैंने कहा ऐसा देख लेना। एक और देखते हैं, नीट 2019 का क्वेश्चन आपके लिए एक बार, ठीक। और इस क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक मेटलिक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। आए पढ़ें। 0 as r increases, for r less than r decreases as r increases। आराम से देखें कोई ऑप्शन आपको नज़र आता है या नहीं। हेल्प के लिए मैं बता दूं क्वेश्चन कहाँ से, ये मैं बता देता हूँ। हेल्प के लिए मैं आपके एक छोटा सा काम कर देता हूँ।
आराम से देखें, अब शायद नजर आ जाए। देखें ध्यान से, केवल लैंग्वेज का ही कमाल है और इसमें लगा था अंग्रेज़ी मजबूत होनी चाहिए, ग्राफ पढ़ने आने चाहिए। मैं गलत वाले से दिखाना शुरू करता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। इंक्रीज होती है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है आर के बढ़ने के साथ, आर लेस देन आर। ये देखें आर लेस देन आर, क्या आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती नज़र आ रही है? नहीं, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, फॉर आर लेस देन आर दिख रहा है, इसलिए मैंने ग्राफ बना दिया तुरंत। इसलिए मैंने कहा था बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें इस फील्ड में कह रहा है, इस रीजन में डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी नहीं हो रही, क्योंकि ध्यान देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ग्राफ 2 मिनट पहले ही बता चुका हूँ। अब कह रहा है जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, जीरो बिल्कुल सही है, एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, यहाँ तक आप सही हैं। एक मज़ेदार बात है, ये हिस्सा भी सही है और ये हिस्सा भी सही है, तो बस अब 2 में डाउट बचा। अब बचता है 2 में डाउट, इनमें से कौन सा सही है उसके लिए अगला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर लेस देन आर पर जैसे जैसे छोटा आर बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, आपकी फील्ड कितनी है? जीरो है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है, चलो पहले तीसरा पढ़ूँ, गलत वाला पढ़ूंगा। इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर वाला पोर्शन ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है एज आर इंक्रीजेज, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा, मुझे तो डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब ये गलत है। तो फिर फाइनल चेक कर लेते हैं, डिक्रीजेज, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? मेरा पहला ऑप्शन ही सही था। तो अब मुझे लगता है आपको ग्राफ पढ़ना आई होप सो समझ में आना चाहिए। देखें क्या है, ग्राफ समझ में आया? हाँ या ना बताएं, बोलें फुर्ती से, कोई दिक्कत किसी को नहीं? यही ग्राफ पढ़ना था। आर लेस देन आर के एरिया में जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर ग्रेटर देन आर के एरिया में कम होती आती है। ख़त्म। मैंने उल्टी तरफ से इसलिए दिखाया ताकि आपको चारों समझ में आ जाए। बढ़िया, ओके। ये मैंने कहा इस तरह से यहाँ पर कहा जाए। अब आपके लिए कहा जाएगा, अब आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर होता है एनक्लोज्ड। फर्स्ट चैप्टर एनक्लोज करने बाद अब आपके पास एक छोटा सा काम है सारे लोगों के लिए, और वो छोटा सा काम ये है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होंगी, और जो गरीब टाइप के छात्र हैं जो बताएंगे हमारे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, उनको बताऊंगा वो आर्थिक रूप से नहीं मानसिक रूप से गरीब हैं, है ना। मानसिक रूप से गरीब इसलिए है क्योंकि नेट पे बैठिएगा, एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर आपको कहीं से भी डाउनलोड हो जाएगा। हज़ारों ऐसी साइट्स होंगी जो आपको ऑप्शन देंगी कि आप एनसीईआरटी की पहली जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लें। जिनके पास फिजिकल में बुक है वो तो बहुत बढ़िया है, जिन्हें नहीं मिल रही वो मैंने कहा चूँकि लॉकडाउन है आराम से कर लें। अगले टर्न पे हम इसी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर दें, ठीक। और आज टर्न कौन सा है ज़रा ऐसा मुझे बताएं। यस, कुछ दिन का गैप दे दीजिए। अरे कुछ दिन का गैप काहे के लिए लेना चाह रहे हो राज शर्मा? माइक अनम्यूट करके बोलो बेटा, कुछ दिन का गैप काहे के लिए चाहिए? अंजलि तोमर, आपका कहना है शीट के क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो शीट है उसके क्वेश्चन हम कर देंगे। एक मिनट पूछ रहे हैं, पहले राज शर्मा से पूछ रहा था गैप काहे के लिए चाहिए। यार अब गैप में क्या लगेगा? चलो, तो मैंने कहा एक तो अगले टर्न पे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हम कर देंगे। बहुत से लेक्चर छूट गए हैं बेटा, बहुत से लेक्चर छूट गए को अब क्या करूँगा? तुम्हारे लिए पूरा बैच थोड़ी रोक दूंगा। बहुत सारे लेक्चर छूट गए, मतलब 5-7, तो हफ्ते भर छुट्टी कर दूंगा सबकी।
ये कैसी बात हो जाएगी, तो मज़ेदार काम हो जाएगा। इसलिए कहा है कवर अप करते रहिए भैया, सभी से आग्रह है। क्या है, क्लासेस तो हमारी लगातार चलती आएंगी ना, क्योंकि अभी लॉकडाउन हम बताते हैं कम से कम 1-2 महीने मुझे नहीं लग रहा खुल रहा है जो स्थितियाँ हैं। और दूसरा ये बताऊँगा आप लोगों को, ये भी आपने महसूस किया होगा, आप में जितने लोगों ने 11th पढ़ा है, और एक मज़ेदार बात है जो हमारे यहाँ पढ़े उन्होंने तो मोस्ट पार्ट ऑनलाइन ही पढ़ा है, उनसे और जिनने 11th नहीं पढ़ा उनको अपनी स्थिति में बिल्कुल साफ अंतर नज़र आता होगा। और अब मैंने कहा बेटा अब आप बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अब आपको एग्ज़ाम देने हैं जीवन के, इनमें मैंने कहा अब डिफरेंस स्टूडेंट्स में दिखने लगेंगे। आग्रह ये है कि जो भी आप कर रहे हैं, चूँकि रिकॉर्डिंग्स बराबर आप पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन नहीं ले पा रहे लाइव, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कवर करें, लेकिन इनको कवर करते हुए जाइए। अगले टर्न में मैंने कहा जो रेगुलर टर्न होगा उसमें हम NCERT बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आज दिन कौन सा है, परहैप्स टुडे इज़ द ट्यूसडे, है ना, ठीक है। तो थर्सडे मॉर्निंग आपकी एक 9 AM to 11 AM क्लास होगी, और एक क्लास होगी फॉर जो उनके पास शीट है उसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मैं इसका नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, उसके बाद फिर आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले टर्न के लिए मैंने कहा जो नॉर्मल है, जो बाकी लोग चल रहे हैं, वो NCERT बुक की एक्सरसाइज के शुरू के 1 to 10 नंबर क्वेश्चन देख के आइएगा। 1 से लेके 10 क्वेश्चन जनरली हमें एक टर्न पे 1 से लेके 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक हम पहुँचेंगे, तो उनको हम डिस्कस करके कर सकें आसानी से, ऐसी आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम विराम लेते हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछें, बोले आस्था। सर कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, ठीक है। और किसी को कोई समस्या नहीं, बढ़िया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही मैंने कहा आपके बड़े बड़े हैं, ये आराम से निपट गए, पहला दूसरा और तीसरा चैप्टर बस, तो इसके बाद फिर आपके कुछ एक छोटे छोटे आते हैं, तो फिर आराम से हो जाते हैं, ठीक है ना। चलते रहें तब तक मज़े से। चलें, तो यहाँ पर हम विराम ले लेते हैं। गुड नाइट।